फ्रेंड्स, वेलकम टू संकल्प सूत्रा। ये हमारी 9वीं क्लास है। ये डी ट्रिपल एस बी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर्स हैं। आप लोगों ने 7 जो क्लासेस पिछली देखी होंगी, उसमें जिस तरीके से हमारे लोगों का जो सीक्वेंस चल रहा है, उसी सीक्वेंस में आगे की क्लासेस चलती रहेंगी। ऐसे ही हम अपने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट कर लेंगे और उससे रिलेटेड जो टॉपिक्स होंगे उनको एक नोट्स बना लेंगे अलग से कि किस किस टॉपिक को हम लोगों को ज़्यादा ध्यान देना है। तो दोस्तों, ये हमारा पेपर नंबर 2 है। इसमें स्टार्ट करते हैं हमारे भाग 4 से, क्योंकि हम लोगों ने भाग 3 जो है वो स्टार्टिंग में कर लिए थे। यहाँ तक हमारी 8वीं 7वीं वीडियो बनी थी। ये हमारी 8वीं वीडियो हमारी जो है भाग 3 को कवर करती है और अब वीडियो ये हमारी जो है ये भाग 4 से कवर करेगी। इसमें क्या होगा, और डी ट्रिपल एस बी ने जो डिवाइड कर रखा है चीज़ों को, वो सेक्शंस में डिवाइड करके रखा है। आप लोग जब एग्जाम देंगे तो इसमें आप देखिएगा कि जब आप एक सेक्शन को पूरा कर लेंगे तभी आप दूसरे सेक्शन में जा पाएंगे। ठीक है। ये नहीं होता है इसमें कि एक सेक्शन में आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है या मैथ्स आ गया पहले, तो आपको मैथ्स पहले आपको लग रहा है कि मुझे पहले जीएस करनी है, मैथ्स बाद में करनी है, तो बट ऐसा ऑप्शन आपके पास नहीं होता है। तो वहां पे क्या है कि आपको एक सेक्शन पूरा करने के बाद ही दूसरे सेक्शन में आप जा सकते हैं। ऐसे ही जो भाग हैं, जिस तरीके से ये भाग लिखा हुआ है, ऐसे ही उसमें सेक्शन का डिवीजन होता है। ठीक है। तो ये जो सेकंड पेपर आपका पहला पार्ट जो होगा वो 100 नंबर का, उसमें तो वो 5 सब्जेक्ट हिंदी, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश वो सब आएगा। लेकिन जो ये आपका जो सेकंड पार्ट है, आपका जो सब्जेक्ट है, वो भी पार्ट्स में डिवाइड होगा। ठीक है। तो ये पार्ट जो है हमारा 4 है। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है आज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संकल्प सूत्रा। ये हमारी 9वीं क्लास है। ये डी ट्रिपल एस बी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर्स हैं। आप लोगों ने 7 जो क्लासेस पिछली देखी होंगी, उसमें जिस तरीके से हमारे लोगों का जो सीक्वेंस चल रहा है, उसी सीक्वेंस में आगे की क्लासेस चलती रहेंगी। ऐसे ही हम अपने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट कर लेंगे और उससे रिलेटेड जो टॉपिक्स होंगे उनको एक नोट्स बना लेंगे अलग से कि किस किस टॉपिक को हम लोगों को ज़्यादा ध्यान देना है। तो दोस्तों, ये हमारा पेपर नंबर 2 है। इसमें स्टार्ट करते हैं हमारे भाग 4 से, क्योंकि हम लोगों ने भाग 3 जो है वो स्टार्टिंग में कर लिए थे। यहाँ तक हमारी 8वीं 7वीं वीडियो बनी थी। ये हमारी 8वीं वीडियो हमारी जो है भाग 3 को कवर करती है और अब हमारी 9वीं वीडियो आ गई है। अब 9वीं वीडियो ये हमारी जो है ये भाग 4 से कवर करेगी। इसमें क्या होगा, और डी ट्रिपल एस बी ने जो डिवाइड कर रखा है चीज़ों को, वो सेक्शंस में डिवाइड करके रखा है। आप लोग जब एग्जाम देंगे तो इसमें आप देखिएगा कि जब आप एक सेक्शन को पूरा कर लेंगे तभी आप दूसरे सेक्शन में जा पाएंगे। ठीक है। ये नहीं होता है इसमें कि एक सेक्शन में आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है या मैथ्स आ गया पहले, तो आपको मैथ्स पहले आपको लग रहा है कि मुझे पहले जीएस करनी है, मैथ्स बाद में करनी है, तो बट ऐसा ऑप्शन आपके पास नहीं होता है। तो वहां पे क्या है कि आपको एक सेक्शन पूरा करने के बाद ही दूसरे सेक्शन में आप जा सकते हैं। ऐसे ही जो भाग हैं, जिस तरीके से ये भाग लिखा हुआ है, ऐसे ही उसमें सेक्शन का डिवीजन होता है। ठीक है। तो ये जो सेकंड पेपर आपका मतलब जो सेकंड 200 नंबर का पेपर होगा, पहला पार्ट जो होगा वो 100 नंबर का, उसमें तो वो 5 सब्जेक्ट हिंदी, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश वो सब आएगा। लेकिन जो ये आपका जो सेकंड पार्ट है, आपका जो सब्जेक्ट है, वो भी पार्ट्स में डिवाइड होगा। ठीक है। तो ये पार्ट जो है हमारा 4 है। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है आज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड द जनता पार्टी बिकम द रनिंग पार्टी सॉरी रूलिंग पार्टी इन द सेंटर इन इंडिया। कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस वर्ष में जनता पार्टी में केंद्रीय सत्ता पर जो है सत्ताधारी पार्टी बन करके आई थी। तो आप जानते हैं कि उस टाइम इंदिरा गांधी से लोग बहुत ही परेशान हो गए थे। इमरजेंसी का टाइम था। उसके बाद में इमरजेंसी के बाद में आप लोग जानते हैं कि जनता पार्टी ने फिर चुनाव लड़ा, तो 1977 में पहली बार जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को हरा करके जनता पार्टी ने अपने गठबंधन की सरकार बनाई थी। ठीक है। तो सत्ताधारी पार्टी कौन बन गई? जनता पार्टी। ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 आता है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस ऑफ मनी सप्लाई कैरेक्टराइज एज द बोर्ड मनी। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा आपूर्ति समय बृहद मुद्रा को व्यक्त करता है। मतलब कौन सा आपूर्ति समय बृहद मुद्रा को, बृहद मुद्रा कौन सी है इसमें से, तो आपको ये बताना है। ठीक है। बृहद मुद्रा मतलब ब्रॉड मनी। ब्रॉड मनी में क्या आएगा, ये M3 और M4 जो होते हैं वो हमारे ब्रॉड मनी के अंतर्गत आते हैं। तो इसका नोट जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि ये जो है आपका 100% आने वाला क्वेश्चन है। ये आपको देखने को एग्जाम में मिलेगा। ठीक है। तो इसमें कभी पूछ देता है कि M1 क्या है, M3 क्या है, M4 क्या है, इस तरीके की चीजें होती हैं। तो देखिएगा, इसमें M1 जो होता है, M1 को जो डिनोट करता है, M1 किस मनी को डिनोट करता है? M1 डिनोट करता है जनता के पास जो करेंसी होती है मार्केट में। ठीक है। और मांग जमा यानी कि जो डिमांड डिपॉजिट होती है, बैंक में हम लोग अपना पैसा जो जमा करते हैं वो हमारा मांग जमा कहलाता है। ठीक है। तो यानी कि जो जनता के पास यानी कि जो हम लोगों के पास जो मार्केट में मनी है लोगों के पास, वो प्लस जितनी उनकी बैंक में जमाए हैं वो। अब इसमें क्या है कि आप एफडी को छोड़ दीजिए इसमें, क्योंकि एफडी इसको अलग करता है। यहाँ पे एफडी सेकंड में जब M3 में आप जाएंगे तब उसमें एफडी भी जो है
वो जोड़ी जाती है। तो क्या करते हैं कि जो अभी है जनता के पास जो पैसा है, मांग जमाएं हैं जो हमारा बैंक में जमा हुआ है, और रिजर्व बैंक के पास जो अन्य जमाएं होती हैं, ठीक है, ये मिलकर के हमारी क्या बनाती हैं, M1 बनाती है, यानी कि मनी 1 बनाती है, ठीक है। उसके बाद में M3 आता है सीधा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। M3 में क्या होता है कि जो M1 है, मतलब M1 यही जनता के पास करेंसी, मांग जमा है, और रिजर्व बैंक के पास, तो इन तीनों को जोड़ लिया जाता है, प्लस इसमें और क्या जोड़ा दिया जाता है अलग से, इसमें जोड़ा जाता है जो एफडी है आपकी व्यापारिक, यानी कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनमें आप जब एफडी कराते हैं अपने पैसे की, तो वो भी अगर उसमें जोड़ दिया जाए M1 में, तो हमारा बन जाता है M3, ठीक है। अब M4 कैसे बनता है, तो M4 बनने के लिए जो M3 है, M3 मतलब जो जनता के पास करेंसी, मांग जमाएं, रिजर्व बैंक के पास करेंसी, और व्यापारिक बैंकों के पास जो आपकी निवल सावधि जमा यानी कि एफडी है, तो वो सभी मिला कर दी जाएं, और उसमें डाकखानों की कुल जमाएं भी मिला दी जाएं, डाकखाने में जो कुल जमा होती हैं, ठीक है, उनको भी अगर मिला दिया जाए तो हमारी बन जाती है मुद्रा M4। तो M4 मनी क्या है, M4 जो मनी बनता है वो धारणाएं कैसी हैं, वो बृहद मुद्रा होती है, ठीक है दोस्तों। तो M3 एंड M4 मुद्रा जो है वो व्यापक मुद्राएं हैं, व्यापक धारणाएं हैं। M4 M3 से व्यापक है, ठीक है। अब आप जान ही रहे हैं कि M4 जो है M3 से व्यापक होगी, क्योंकि M3 में तो इतने ही पॉइंट जुड़े हुए हैं, लेकिन M4 में जाकर के M3 में भी डाकखानों की कुल जमाएं जुड़ जाती है, तो सबसे ज्यादा पावर मनी कौन सी हो गई, यानी कि सबसे बड़ी बृहद मुद्रा कौन हो गई, तो M4 हो गई। ध्यान रखिएगा इसमें क्या क्या आता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसमें, क्योंकि आपके पास ये ऑप्शन जरूर आएगा, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू विद द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर। सॉरी फ्रेंड। तो भारतीय संविधान का जो कौन सा अनुच्छेद है वो राज्यपाल के कार्यकाल की अवधि से संबंधित होता है, ठीक। तो ये हमारा है आर्टिकल 156। तो राष्ट्रपति सॉरी राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित जो है 156 है, और राज्यपाल का जो क्या बोलते हैं, जो शपथ है, वो भी आर्टिकल हमारे आता है 155 में, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान देकर के ये देख लीजिएगा आर्टिकल, जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है 162, इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है उसका विस्तार किया जाता है, ठीक है। तो 162 में क्या है, राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है उसका विस्तार। उसके बाद में अनुच्छेद 160, इसमें क्या दिया हुआ है, जो कुछ जो आकस्मिकताएं हैं, इमरजेंसीज हैं, उनमें राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन का वर्णन है, मतलब कभी अगर इमरजेंसी पड़ती है तो राज्यपाल के कार्य क्या क्या होंगे, उनके निर्वहन क्या होंगे, उनका वर्णन है, ठीक है। उसके बाद में अनुच्छेद 148 की बात करते हैं, तो उसमें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। आप जानते हैं सभी लोग कि भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस आर्टिकल में है, 148। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ ट्रेजरी बिल, ठीक है। आपको ये बताना है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है उसमें से एक टाइप ऑफ ट्रेजरी बिल क्या है। तो ये क्या होता है, ये बहुत ही शॉर्ट टर्म का होता है, तो शॉर्ट टर्म में इसमें हमको ऑप्शन मिल रहा है 91 डेज का ट्रेजरी बिल, ठीक है। एक होता है 364 डेज का, ठीक है, क्योंकि 365 डेज होते हैं तो एक साल का नहीं होता है, कैपिटल मनी में नहीं आता है। ये आता है हमारा 91 डेज का, एक 91 डेज का होता है, एक होता है 364 डेज का। तो देख लेते हैं ऑप्शन में, देखिए 91 जो है दिवसीय ट्रेजरी बिल्स भारत सरकार द्वारा जारी ट्रेजरी बिल है। ट्रेजरी बिल अल्प अवधि, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अल्प अवधि की प्रतिभूतियां होती हैं, कैसी होती हैं, शॉर्ट टर्म की होती हैं, और जिसके माध्यम से सरकार जो है वो उधार लेती है, ठीक है। ये कैसी होती है, सर्वाधिक सर्वाधिक लिक्विड यानी कि लिक्विडिटी यानी कि तरल प्रतिभूतियां होती हैं, और इसका क्या करता है सरकार निर्गमन के लिए रिजर्व बैंक के द्वारा इसका किया जाता है। अब ट्रेजरी बिल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, कितने प्रकार के, तो ट्रेजरी बिल जो हमारे होते हैं वो 3 प्रकार के हो सकते हैं। एक होते हैं ऑन टैप बिल्स, ठीक, दूसरे होते हैं नीलामी ट्रेजरी बिल्स, और जो तीसरे होते हैं एडहॉक ट्रेजरी बिल्स, ठीक। ध्यान दीजिएगा जरा, अच्छे से देखिएगा। तो जो ऑन टैप होते हैं इन्हें तो अब जो है 1 अप्रैल 1997 से बंद कर दिया गया है, ठीक है। तो ऑन टैप वाले कैसे हो गए हैं, बंद। उसके बाद में नीलामी ट्रेजरी बिल जो होता है अप्रैल 1992 से प्रारंभ होता है, और इस समय क्या होता है 91 अथवा, अब देखिए कि इस समय या तो 91 तथा दूसरा है 364 दिन का ट्रेजरी बिल ही निर्गमित करता है, और इनकी जो न्यूनतम यानी कि मिनिमम जो मनी होता है वो 25,000 रुपए तक इसके गुणक में होती है, तो मतलब मिनिमम 25,000 रुपए हो सकता है, और अगर इससे बढ़ाएंगे तो 25,000 के ही गुणक में, यानी कि 25,000, 50,000, 75,000, इस तरीके से, मतलब इसी के गुणक में होता है। तो समझ गया कि आरबीआई अभी ट्रेजरी बिल जो निर्गमित करता है वो कितने कितने डेज के होते हैं, 91 डेज और 364 डेज के। उसके बाद में एडहॉक, ये भी एक ट्रेजरी बिल है जो 1955 से प्रारंभ किया गया था। इसमें क्या होता है कि यह 180 दिन के लिए जारी किया जाता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद में इसे 1997-98 के बजट से इसको भी बंद कर दिया गया, तो ये भी बहुत ज़्यादा
मतलब जो है क्वेश्चंस में आता नहीं है। तो केवल अगर पूछा भी जाएगा तो एडहॉक ट्रेजरी बिल कितने दिनों का होता था, तो आप बता सकते हैं कि 180 डेज का होता था। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्निक ऑफ प्राइवेटाइजेशन, यानी कि प्राइवेटाइजेशन जो होता है उसकी एक तकनीकी है। ठीक, क्या ऑप्शन में निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी निजीकरण को व्यक्त करती है? क्या निजी जो शेयर हैं उनकी जो बिक्री होती है, क्या उसको हम जो है निजीकरण में व्यक्त करते हैं? फिर कह रहा है कि सेल ऑफ गवर्नमेंट एसेट्स, अगर हम गवर्नमेंट के जो एसेट्स हैं उनका अगर हम उनको हम बेच देते हैं, तो क्या सरकारी संपत्ति की बिक्री भी वो जो है निजीकरण को व्यक्त करती है? हाँ, तो दोनों ही ऑप्शन हमारे क्या कह रहे हैं, सही हैं। कि अगर आप लोग जानते हैं कि अभी जैसे अपना एयर इंडिया जो है वो प्राइवेट कंपनी को दिया गया, निजी कंपनी, तो उसमें क्या होता है कि जब चीज़ों को जो गवर्नमेंट के जो एसेट्स होते हैं, उनको अगर सेल किया जाता है, तो वो भी माना जाता है कि ये निजीकरण को यानी कि प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है? तो शेयर और जो निजी शेयर होते हैं, उनकी बिक्री यानी कि जो प्राइवेट सेल शेयर्स होते हैं, उनकी बिक्री भी निजीकरण को बढ़ावा देती है। ठीक है दोस्तों? उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। ठीक है? डैश वाज़ द फाउंडर ऑफ द बहुजन समाज पार्टी, सॉरी, बहुजन समाज पार्टी के जो है कौन संस्थापक हैं? तो काशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की थी, आप सभी को पता होगा। तो इसे 1984 में बी आर अम्बेडकर की जयंती हुई थी। 14 अप्रैल को होती है, आप तो जानते ही हैं। 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती होती है, और इसी दिवस यानी कि इसी दिन पर काशीराम जी ने जो है 1984 में क्या बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की थी। अब ये कैसी पार्टी है? एक राष्ट्रीय पार्टी। ठीक, राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए क्या शर्तें होती हैं? कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि जो किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी अगर बनना हो, क्योंकि ये क्वेश्चन इस बार आ सकता है। इस बार जैसे कि आम आदमी पार्टी को एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया, तो इस टाइप की चीजें हैं कि अगर वो कैसे जैसे 4 राज्यों में हो, ऑप्शंस होते हैं कुछ, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि क्या-क्या कंडीशन होती है कि किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाया जाता है। ठीक, तो बहुजन समाज पार्टी की स्थापना काशीराम ने की थी। कब की थी? 1984 में की थी, और 14 अप्रैल को, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाते हैं, हमारा लिखा हुआ है द कंकरेंट लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ आइटम नंबर्स 1 टू कितने तक। कह रहा है कि भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची है उसमें 1 से लेके कितने तक अंक वाले विषय शामिल होते हैं। तो इसका आंसर हमारा हो जाता है ए, यानी कि 47। अभी तो 47 नहीं है, क्योंकि 47 विषय पहले थे, उसके बाद में अब ये जो विषय हैं ये हो गए 52। ठीक है, इनकी संख्या कितनी हो गई है? 52। कब से? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। उसके बाद जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसके जो सब्जेक्ट हैं उनको बढ़ा दिया गया है। अब वो पहले 47 हुआ करते थे, अब वो 52 हो गए। ठीक है, और जो समवर्ती सूची है उसे हमने कहाँ से लिया है? ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से इसको लिया गया है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आता है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम आइटम आर पार्ट ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों ये लिस्ट को जरा अच्छे से देख के जाइएगा। इसमें कॉन्करेंट लिस्ट में कौन सा है, स्टेट लिस्ट में कौन सा है, और सेंट्रल की लिस्ट में कौन सा है, ये पूछता जरूर है। ये सब्जेक्ट को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु भारतीय संविधान की समवर्ती सूची का हिस्सा है। तो जो विवाह और तलाक यानी कि मैरिज एंड डिवोर्स वाला जो ऑप्शन होता है, ये हमारा किस लिस्ट में आता है? कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। ठीक है, बाकी जो पशुपालन है यानी कि एनिमल हस्बेंड्री वाला जो टॉपिक है, ये आता है हमारा स्टेट लिस्ट में। पशुपालन स्टेट लिस्ट में। आर्म फोर्स जो आते हैं वो हमारे सेंट्रल के लिस्ट में आते हैं। नागरिकता भी हमारी सेंट्रल की लिस्ट में आती है। ठीक है, तो दोस्तों पशुपालन, सशस्त्र बल, नागरिकता, विवाह, तलाक, इनमें से कौन सा हमारा जो है समवर्ती सूची का विषय है? तो विवाह और तलाक का विषय। ठीक, पशुपालन कौन सी? राज्य सूची का विषय है, जबकि सशस्त्र बल और नागरिकता जो है वो हमारा संघ सूची का विषय होता है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द फेडरल सिस्टम। किसके बारे में बात कर रहा है? फेडरल सिस्टम के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि कौन सी संघीय व्यवस्था का जो है कथन सही नहीं हो सकता। इसमें से जो 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो फेडरल सिस्टम को नहीं दर्शाता? ठीक, तो पहला कह रहा है कि शक्ति का प्रमुख अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है। ठीक, कह रहा है। उसके बाद में कह रहा है कि शक्ति का स्वरूप स्थायी होता है। हाँ, तो पावर जो पार्लियामेंट का होता है, नेचर होता है, वो कैसा होता है? परमानेंट होता है, मतलब स्थायी होता है शक्ति का स्वरूप। उसके बाद कह रहा है कि संगठक इकाइयों की अपनी सुपरिभाषित शक्ति होती है। जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स होती हैं उनकी खुद की एक डिफाइंड जो पावर होती है वो होती है। बिल्कुल सही बात है। द पावर ऑफ इनहेरेंट इज द कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, मतलब शक्ति की जो घटक इकाइयां हैं, मतलब जो शक्ति है वो घटक इकाइयों में, यानी कि केवल एक व्यक्ति के पास पावर नहीं होती है, वो डिस्ट्रीब्यूट होती है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि जो पहला ऑप्शन हमारा दे रखा है कि शक्ति का प्रमुख अधिकार केंद्र के पास है, तो ऐसा नहीं है। ये शक्ति जो होती है वो डिवाइड होती है, शक्तियों का विभाजन होता है केंद्रीय सरकार और स्थानीय सरकारों या स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में। क्या होता है? ये पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ना कि एक। अगर केवल केंद्र के पास शक्ति होती तो क्या ये फेडरल सिस्टम होता? नहीं होता। ठीक, तो यहाँ पर देख लीजिए, एक संघीय सरकार वह है जिसमें संविधान के द्वारा ही राष्ट्रीय सरकार और क्षेत्रीय सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन किया जाता है। ठीक है, यहीं से क्लियर हो जाता है, बाकी आप पढ़ लीजिएगा पॉज करके।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि DRABC यानी कि DRABC इज प्राइमरी एसेट एंड एक्शन प्लान फॉर द फर्स्ट एड सिचुएशन। फर्स्ट एड सिचुएशन क्या होती है इसके बारे में देखेंगे अभी हम लोग। आफ्टर द डिजास्टर, जब डिजास्टर आता है, कहीं पे भी आपदा आती है, तो फर्स्ट एड की सिचुएशन जो होती है उसको एसेट करने के लिए DRABC इज ए प्राइमरी एसेट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सपेंशन ऑफ DRABC। तो पूछ रहा है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो DRABC की फुल फॉर्म जो हमारी होती है, डेंजर रिस्पॉन्स एयरवेज ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। ठीक है, तो ये हमारा होता है किसका, DRABC का प्राथमिक उपचार स्थिति के लिए यह बहुत ही प्राथमिक मूल्यांकन और कार्य योजना होती है। ठीक, देख लीजिएगा ये किस टॉपिक से है, कुछ समझ में नहीं आया इसका, कहाँ से ये क्वेश्चन उठाया गया है, ये हमारी बुक्स में मुझे देखने को नहीं मिला है। तो थोड़ा सा आपदा प्रबंधन मुझे लगता है कि ये ज्योग्राफी के डिजास्टर में हो सकता है, कहीं पे हो, मेरा ध्यान नहीं गया, तो ये टॉपिक देख लीजिएगा क्या है। ठीक है, तो उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज इज द ओल्डेस्ट पार्टी इन इंडिया। तो कह रहा है कि जो पॉलिटिकल पार्टी, जो ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है, वो लोग आप लोग सब जानते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस है। इसकी स्थापना 1885 में हुई। ठीक है, कब हुई थी, 1885। फिर कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का आधार जनसंघ है, यानी कि जनसंघ में है। 1997 में भारतीय जनसंघ का 4 अन्य दलों के साथ जनता पार्टी में विलय हो गया था। जनता पार्टी के विघटन के बाद में जो जनसंघ है उसने 5 अप्रैल 1980 को अलग नाम से भाजपा के साथ एक पार्टी के रूप में। ठीक है, तो पहले जो जनता पार्टी थी वही आज की क्या है, भाजपा है। ठीक है, बीजेपी जिसे हम कह रहे हैं। तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन जो है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अब देखिए ये कांग्रेस पार्टी नहीं है, ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है। तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन जो है वो 25 मई 1999 को शरद पवार के द्वारा हुआ था। शरद पवार, पीए संगमा और तारिक अनवर, ये 3 लोग मिलकर के इन्होंने जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किया था 1999 में। और काशीराम वाला अभी हम लोग पीछे देख चुके हैं कि 14 अप्रैल 1984 को बसपा की स्थापना किसने की थी, काशीराम जी ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। पर कैपिटा इनकम ऑफ द नेशन इज डिटरमाइंड बाय द, एक राष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय का निर्धारण कैसे होता है। ठीक, तो प्रति व्यक्ति आय का निर्धारण जो है वो जनसंख्या के आकार को देखकर होता है और अर्थव्यवस्था का आकार। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, जो टोटल पॉपुलेशन है और टोटल जीडीपी है उसी से डिवाइड करके हम पर कैपिटा इनकम निकालते हैं। तो वही चीज़ हो गई हमारी, दोनों चीज़ें जो होंगी इसमें मतलब जो है जनसंख्या का आकार और अर्थव्यवस्था का आकार दोनों मायने रखता है। किसी राष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय का निर्धारण उस राष्ट्र के अर्थव्यवस्था के आकार और जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। प्रति व्यक्ति आय जीएनपी, जीडीपी तथा एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब देखिए एफसी क्या है, फैक्टर कॉस्ट है, इसको जनसंख्या के भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय आपको प्राप्त हो जाती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। हु इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। भारत में जो हरित क्रांति है उनके जनक किसे माना जाता है, आप सब लोग जानते हैं कि ये एम एस स्वामीनाथन जी को जाना जाता है। ठीक है, हरित क्रांति की शुरुआत भारत में कब हुई थी, 1960 के दशक में खाद्य फसलों में ऐसे बीजों का विकास हुआ, जो ऐसे बीज थे जो ज्यादा प्रोडक्शन करते थे। ठीक है, और इनको विलियम क्या है कि हरित क्रांति शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो किया था वो किसने किया था, डॉक्टर विलियम गॉड ने किया था। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, विलियम गॉड ने किया था। और विश्व में अगर हरित क्रांति के जनक पूछे जाए तो कौन है, नॉर्मन ई बोरलॉग को जाना जाता है कि जो विश्व में हरित क्रांति के जनक होते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में इसमें प्रोडक्शन किस चीज का किया गया था, जो स्पेशली चावल गेहूं इनकी जो है प्रोडक्शन को बढ़ाने का काम किया गया था। और कहाँ पे एरिया क्या था, ये हमारे पंजाब का एरिया था। ठीक है, उत्तर पश्चिम भारत। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14, ममता बनर्जी एसोसिएटेड विद द विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टी। किस पार्टी से ममता दीदी जो है हमारी संबंध रखती हैं, तो आप लोग जानते हैं एआईटीएमसी, सब लोग जानते हैं। ठीक है, तो अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, अभी तक ये जो है एक राष्ट्रीय पार्टी थी दोस्तों। इस साल जब आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया, उसी समय ये ऑल इंडिया जो तृणमूल कांग्रेस है, यानी कि अखिल भारतीय जो तृणमूल कांग्रेस है, इसका जो है राष्ट्रीय दर्जा छीन लिया गया है, वापस ले लिया गया है। अब ये केवल राज्य पार्टी है। ठीक है, ममता दीदी जो है इन्होंने 1 जनवरी 1998 को अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की थी। इसने, ममता बनर्जी ने। और अपनी खुद की पार्टी बनाने से पहले ये 26 साल तक कांग्रेस पार्टी की सदस्य रही। तो जो ममता बनर्जी जी हैं, ये 26 साल तक पहले कांग्रेस पार्टी की सदस्य थी। इन्होंने 1998 में अपनी एआईटीएमसी को बनाया, अखिल भारतीय जो तृणमूल कांग्रेस है, और तब से ये इसी पद पर अपनी बनी हुई है, सीएम पद पर। 2016 में चुनाव आयोग ने इसे एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दे दी। अब 2016 में इसकी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा इसे मिला था। अब क्या हुआ है कि 2021 में, सॉरी 2022 में इनके राजनीतिक दर्जा को वापस ले लिया गया। ठीक है,
विच ऑफ द फॉलोइंग, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया है 50 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स द पॉलिटिकल पार्टी सिंबल इज करेक्ट। कह रहा है कि नीचे दिए हुए जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं और उनके जो सिंबल्स हैं कौन सा करेक्ट है। तो अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस का क्या है, फूल और घास। चुनाव चिन्ह क्या है इनका, फूल और घास है। और भारतीय साम्यवादी दल है, उसका क्या है, भारतीय साम्यवादी दल का जो है वो चश्मा नहीं है, हथौड़ा, हसिया और तारा है। ठीक है, जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसका लोग वो चुनाव चिन्ह क्या है, उसका चुनाव चिन्ह है हसिया, हथौड़ा और तारा। ठीक, जो नाजी पार्टी का था, ध्यान रखिएगा, थोड़ा हिस्ट्री से जोड़ कर देखिएगा। तो इसमें स्टेटमेंट क्या है, एक सही है। तो अखिल भारतीय जो तृणमूल कांग्रेस है उसका फूल और घास है। बहुजन समाज पार्टी का आप लोग सब लोग जानते हैं हाथी। ठीक है, मायावती दीदी का क्या है, हाथी है। बीजेपी का सबको ही पता है कि कमल है। भारतीय राष्ट्र साम्यवादी दल का मकई और हसिया, मकई और हसिया किसका है, भारतीय साम्यवादी यानी कम्युनिस्ट पार्टी का है। फिर कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का है पंजा, हाथ का पंजा। ठीक है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का है घड़ी। राष्ट्रीय जनता दल इसका क्या है, किताब। और भारतीय साम्यवादी यानी कि जो मार्क्सवादी है उसका है हथौड़ा, हसिया और तारा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट इंस्ट्रूमेंट ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया। जो भारत की मौद्रिक नीति होती है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण भारत की मौद्रिक नीति का नहीं है, नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, ठीक है, देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन आता है हमारा बैंक रेट, रेपो रेट, सॉरी रिवर्स रेपो रेट, कॉल मनी रेट और लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी यानी कि जो तरलता समायोजन सुविधा है। अब देखिए क्या होता है, मौद्रिक नीति का काम क्या होता है। मौद्रिक नीति को हैंडल करती है आरबीआई। सबसे पहली बात, मौद्रिक नीति को हैंडल कौन करती है, आरबीआई करती है। ठीक, तो कैसे करती है, मतलब मौद्रिक नीति, अब जब आप देखते हैं कि मार्केट में पैसा ही पैसा है, लोगों के पास पैसा है। ठीक है, एक चीज है, किसी चीज को परचेज करने के लिए लोगों के पास पैसा ज्यादा है, तो वो चीज कैसी बिकेगी, सस्ती बिकेगी कि महंगी बिकेगी। ऑब्वियस सी बात है कि वो चीज महंगी बिकेगी क्योंकि लोगों के पास पैसा है। ठीक है, तो लोगों के पास अगर पैसा होता है तो मार्केट में क्या होती है, मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। और उसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करती है, तो आरबीआई जो करती है वो ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं, वैधानिक तरलता अनुपात यानी कि स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर किस कहते हैं इसे। ठीक है, नगद आरक्षित अनुपात, सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, चलनिधि यानी कि एमएसएफ। ठीक है, और सीमांत स्थायी सुविधा, ओएमओ यानी कि खुले बाजार की संचालन आदि। अब ये सब क्या है, ये सब ऐसी कंडीशंस हैं जब मार्केट में इन्फ्लेशन होती है तो इन सभी रेट्स का दर बढ़ा दिया जाता है। ठीक, एक मेन कॉन्सेप्ट रखिएगा दिमाग में, जितनी भी चीजें, रेपो रेट हो, चाहे बैंक रेट हो, चाहे एसएलआर हो, चाहे सीआरआर हो, चाहे ओएमओ, हर चीज का क्या करते हैं ये, जब मुद्रास्फीति होती है तो केंद्रीय बैंक यानी कि जो हमारा आरबीआई है इन सभी रेट्स को बढ़ा देता है। ठीक, यही पूछा जाता है कि बढ़ा देता है कि घटा देता है, तो यहाँ पे याद रखिएगा जितनी भी दरें होंगी सभी को क्या करेगा, बढ़ा देगा। अब कैसे, अब जैसे पहला हमारा आता है वैधानिक तरलता अनुपात। ये क्या होता है वैधानिक तरलता अनुपात, एसएलआर, इसको इंग्लिश में एसएलआर कहते हैं यानी कि स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो। अब तरलता क्या होती है, तरलता का मतलब होता है मार्केट में कितनी मनी है, मार्केट में कितना पैसा है, लोगों के पास कितना पैसा है। ठीक है, उसे कहते हैं लिक्विडिटी। ठीक, तो लिक्विडिटी मार्केट में मेंटेन कौन करता है, आरबीआई करती है। लोगों के पास पैसा होता है, मार्केट मार्केट ये चीज लिक्विडिटी कंट्रोल करती है। अब जैसे वैधानिक तरलता अनुपात यानी कि स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है, ये कैश के रूप में, कॉमर्शियल बैंक जो होती हैं वो कैश के रूप में भी रख सकती हैं इसमें, और इसमें जो है गोल्ड के रूप में भी पैसा रख सकती हैं। ठीक है, और इसमें मतलब लोग अपना पैसा जमा करते हैं, जो सोना चांदी वगैरह ये सब जमा करते हैं, तो इनको एक प्रिजर्व करके रखती है, तो उसे हम कहते हैं स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक, उसके बाद जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो अगर कैश के रूप में कुछ परसेंटेज, जो उसका एनडीटीएल होता है यानी कि जो पूरे प्रतिदिन का जितना टोटल डिपॉजिट और जितना क्रेडिट होता है, उन दोनों को जोड़ करके अगर देखा जाए तो वो हमारा आता है एनडीटीएल। ठीक है, तो एनडीटीएल का एक कुछ परसेंट उसमें से पैसा निकालकर कमर्शियल बैंक्स अपने पास कैश में रखती हैं। ठीक, उसे कहेंगे हम कैश रिजर्व रेशियो। अब अगर कैश रिजर्व रेशियो का अनुपात बढ़ जाता है तो क्या होगा, मार्केट से मनी कम हो जाएगा, क्योंकि बैंक में ज्यादा मनी जब सेव करके रखोगे तो मार्केट से तो पैसा कम ही हो जाएगा ना। तो वही चीज है, सीआरआर का मतलब होता है कि जब नगद के रूप में बैंक, कमर्शियल बैंक अपने पास पैसा रखती हैं तो उससे क्या होती है, मुद्रास्फीति को कंट्रोल किया जाता है। अब बैंक रेट, बैंक रेट क्या होती है, बैंक रेट जो होती है वो आरबीआई कॉमर्शियल बैंक्स को जिस रेट पर उधार देती है उसे हम बैंक रेट कहते हैं। तो बैंक रेट जब बढ़ा देगी तो क्या जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं वो आरबीआई से उधार लेंगी, नहीं लेंगी। क्यों, क्योंकि बैंक रेट ज्यादा होने पर उनको पैसा ज्यादा चुकाना पड़ेगा, इसलिए कॉमर्शियल बैंक्स उससे पैसा नहीं लेंगी। तो जब उससे पैसा नहीं लेंगी तो क्या करेंगी, मार्केट से पैसा लेंगी। तो मार्केट से पैसा खींचेगी तो उसमें क्या होगा, मुद्रास्फीति को कंट्रोल किया जा सकेगा।
ठीक है, ऐसे ही रेपो रेट होता है, रेपो रेट भी अगर बढ़ा देंगी तो रेपो रेट शॉर्ट टर्म का होता है, बैंक रेट के तरीके से ही होता है लेकिन ये शॉर्ट टर्म का होता है। ठीक है, तो ये सभी चीजें आप देखिएगा। ओएमओस में आता है वही सारी जो हमारी जो बॉन्ड वगैरह हम लोग खरीदते हैं वो सब ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंतर्गत। तो इसमें हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जो कि एक कॉल मनी रेट, ये किसी भी टाइप का आरबीआई के केंद्र में नहीं आता है, आरबीआई इसका नेतृत्व नहीं करता है। ठीक है, तो ये कॉल मनी रेट का कोई भी ये मॉनेटरी पॉलिसी से संबंधित नहीं है। ठीक, कॉल मनी क्या है, ये एक अल्पावधि धन उधार लिया गया है जो मुद्रा बाजार में उधार दिया जाता है, मुद्रा बाजार में उधार दिया जाता है, देख लीजिएगा क्या है, लेकिन ये आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा आता है, लोकतंत्र की अवधारणा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो लोकतंत्र की अवधारणा में कौन सा कथन सही नहीं है पूछ रहा है। ठीक, तो हमारा ऑप्शन हो जाता है डी, यानी कि केवल 3 वाला स्टेटमेंट जो हमारा सही नहीं है, अमीर और सुविधा संपन्न लोगों का शासन, क्या ये लोकतंत्र है? नहीं, तो अमीर और सुविधा संपन्न लोगों का शासन लोकतंत्र नहीं हो सकता, तो इसलिए हमारे ऑप्शन हमारा थर्ड हो गया गलत, गलत ही पूछ रहा था कि लोकतंत्र की अवधारणा के संबंधित में से कौन सा सही नहीं है, तो हमारा तीसरा स्टेटमेंट सही नहीं है। बाकी दो स्टेटमेंट जैसे कि समान समान अवसर, इसकी बात भी की जा सकती है, और जब बहुमत के नियम पर रोक लगाकर अल्पसंख्यक के अधिकारों का संरक्षण भी किया जाता है, जो अल्पसंख्यक हैं हमारे, जो माइनॉरिटीज हैं, उनके भी राइट्स को हम प्रिजर्व करते हैं। ठीक है, उनके भी राइट्स को प्रोटेक्शन देते हैं। तो हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। ये थोड़ा कई बार हम लोग कर चुके हैं कि डेमोक्रेटिया, डिमोस और क्रेटोस, क्रेटोस का मतलब होता है शासन, और डेमोक्रेटिया का मतलब डेमोक्रेटिया जो निकला हुआ है वो डिमोस, डिमोस मतलब होता है लोग, और क्रेटोस मतलब शासन, तो ये ग्रीक वर्ड होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गिनी गिनी इंडेक्स इज मेजरमेंट ऑफ, गिनी गुणांक किस चीज का मापन करता है। ठीक है, जो गिनी गुणांक है हमारा किस चीज का मापन करता है। ठीक, ऑप्शन में देख लीजिएगा, तो गिनी गुणांक जो है हमारा किस चीज का मापन करता है, ऑप्शन नंबर ए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, आय के वितरण का मापन करता है। अब देखिए क्या है ये, गिनी गुणांक को समझने के लिए सीधी सी बात है, पहला समझिए कि इसमें जो टोटल आय होती है, समय के बढ़ने के साथ साथ क्या वो बढ़ती है कि नहीं। ऐसे समय के साथ बढ़ते बढ़ते क्या होता है, पॉपुलेशन तो बढ़ती है, लेकिन क्या लोगों के पास जो आय है उनकी वो भी बढ़ती है कि नहीं, यही चीज दिखाता है हमारा लॉरेंज वक्र या गिनी गुणांक। अब देखिए यहाँ पे समझिए, लिखा हुआ है कि कुल आय की संचयी, यानी कि ये लाइन जो हमारी दिखाती है, ये आय और आय प्राप्तकर्ता का जो परसेंटेज है, कुछ बचत है, ठीक, उसकी बात कर रहा है। अब देखिए, गिनी गुणांक में 100 से गुणा करने पर गिनी इंडेक्स प्राप्त होता है। क्या, गिनी गुणांक में 100 से गुणा करने पर क्या होता है, गिनी इंडेक्स प्राप्त होता है। गिनी इंडेक्स या गिनी गुणांक सापेक्ष गरीबी की माप की एक विधि है। अब देखिए यही क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या है ये गिनी इंडेक्स क्या है, ये गिनी इंडेक्स एक सापेक्ष गरीबी की माप की एक विधि है। जो गरीबी होती है उसकी सापेक्ष माप करने के लिए एक विधि होती है। यह आय के वितरण की विषमता की माप की सबसे प्रचलित विधि है। ये जो आय की जो विषमता होती है उसे मापने के लिए सबसे प्रचलित विधि होती है। इसका वास्तविक लॉरेंज वक्र या निरपेक्ष समता रेखा के बीच का क्षेत्रफल तथा निरपेक्ष समता रेखा से संपूर्ण क्षेत्र के बीच अनुपात को प्रदर्शित करता है। अब देखिए ये वाला जो एरिया दिख रहा है आपको, ये वाला एरिया, ये जो पूरा एरिया है ए वाला जो लिखा हुआ है, ये निरपेक्ष समता रेखा का मतलब होता है कि इस लाइन पर अगर कोई व्यक्ति होता है तो वो उसकी मतलब साथ साथ जो है उसकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसी हिसाब से उसकी जो है इनकम भी बढ़ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो एक गरीब नहीं है। ठीक, वो समय के साथ साथ उतना कमा लेता है जितनी उसकी नीड है। फिर दूसरी बात, अगर इस लाइन पे जो आता है, इस लाइन पे, तो वो उतना ही, जितना इस निरपेक्ष रेखा से दूर होता जाएगा उतना ही वो गरीब होता जाएगा। ठीक, उम्मीद है समझ में आया होगा ये। क्वेश्चन नंबर 19 है। ओके ओके ओके, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 19 ये हमारा, इसे यहाँ से हम लोग क्वेश्चन बाद में कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 इसको चार्जिंग पे लगाना होगा क्योंकि डिस्चार्ज हो गया है एकदम। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग कल करेंगे, अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा उम्मीद है, और इसे क्वेश्चंस करते रहिएगा। तो दोस्तों थैंक यू टू ऑल।